कर देते तो वो चुनाव हार जाते, शुभेंदु जीत जाते। आज की स्थिति भी नहीं होता। नंबर 2, सीट डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें नंदीग्राम को ब्रांड इक्विटी बना के कि देखो हम लड़ रहे हैं पूरी पश्चिम बंगाल के 294 सीट में, एक संदेश देना और उसको सफलता ममता को मिले है। अभी मेरे पास जो खबर है कि लास्ट एक राउंड बाकी है और ममता लीड कर रहे हैं, और ममता अगर नंदीग्राम से भी इवेंचुअली जीत गए तब तो मानना ही पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रिस्क फैक्टर जो ममता ने लिए हैं, क्योंकि नंदीग्राम जो सीट है ना, ये बहुत पोलराइज था, जो पश्चिम बंगाल नहीं था, और वो हिंदू मुस्लिम 2 पार्ट में हिस्से में आबादी बटा है। और आपको पता है शायद वो ममता बनर्जी का जो पार्टी ऑफिस और जहां वो रहेंगे, वो जो पहले तय किया था वो मुस्लिम एरिया में। ठीक है, अच्छा, ममता बनर्जी पहले ही जवाब लेते हैं, नहीं रहेंगे मुस्लिम एरिया में, वो हिंदू एरिया में पार्टी ऑफिस बनाया जहां शुभेंदु का एरिया। कि अगर नंदीग्राम भी आपके हाथ से निकल गया तो ये डबल चोट होगी, क्योंकि वहां पर तो पोलराइजेशन हुआ है, वहां पर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ही वोट डले। देखिए, ये तो सर्वविदित है। वहां डे 1 से ही ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ये जो भी बंगाल के चुनाव को नजदीक से देख रहा था, वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की कहानी भली भांति तरीके से जानता है। और जब शुरू में सुबह में आज काउंटिंग हो रही थी तो मैं बता रहा था कि ये उस ब्लॉक के अभी ईवीएम मशीन काउंट हो रहे हैं जिस ब्लॉक में स्वाभाविक है शुभेंदु जी जीतेंगे। जब दूसरा ब्लॉक खुलेगा वहां भारी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और यही पूरे बंगाल के चुनाव में हुआ है। 30% बहुत भारी तरह से कंसोलिडेट हुआ है। याद रखिए, ये चुनाव कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का चुनाव रहा है, ये मुद्दों का चुनाव नहीं रहा है। मुद्दों में भी आप देखिए, ममता बनर्जी मुद्दा उठा सकती थी, क्योंकि उनको अगर लगता था कि उन्होंने विकास किया है तो वो बहुत सारे मुद्दा उठाते कि ये इन मुद्दों पर हम। उन्होंने क्या मुद्दा बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया नंबर 1, बाहरी वर्सेस भीतरी। उनका सारा का सारा बंगाल की बेटी, बाकी लोग सब बाहरी हैं, मैं भीतरी हूं, बाहरी वर्सेस भीतरी। जबकि वो भी जानती थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी से भी कोई बनेगा तो कोई गुजराती मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, मुख्यमंत्री तो बंगाली ही बनेगा या बनेगी, ये वो भी जानती थी। मगर फिर भी उन्होंने प्रयास किया बाहरी और भीतरी। और दूसरा जो बार बार कहा गया 70% 30% का चुनाव, वो जानबूझ के ये कंसोलिडेशन करके एक भिक्षा मांगने की कोशिश की गई। मुझे बचाना है तो 30% को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। तो संबित जी, आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी उनकी पार्टी के तमाम लोग अपनी पार्टी में मिला लिए, आपने भी दीदी और दीदी कहा, आपने भी तमाम तरीके से उन पर वार किया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ ममता बनर्जी को ब्लेम करना कहाँ तक ठीक है? देखिए, दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। दीदी और दीदी उन्होंने तो ऑफेंसिव तरीके से लिया संबित जी, उन्होंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मगर आप देखेंगी तो ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा स्क्रू ढीला है, मारे दबो, और क्या क्या शब्द कहे हैं वो तो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता हूँ। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर हैज नन। मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के फेलियर के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि एक बड़ा छलांग लगा के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आज अगर ममता बनर्जी को 200 से अधिक सीट नहीं मिलता तो हम यहाँ चर्चा कर रहे होते। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं था, इसलिए हमें लाभ हुआ है। क्या नहीं होता संबित जी, इसमें मत जाइए ना, जो अभी दिख रहा है उस पर चर्चा कर लीजिए। अभी तो आपकी पार्टी 100 भी नहीं छू पा रही है। हाँ, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। दीदी और दीदी कोई गाली नहीं है, बल्कि स्क्रू ढीला होना और मर जाना कहना ये गालियां हैं। ये तो आप भी मानेंगी। तो आपने तो यहाँ तक चैलेंज कर दिया था कि वो ढोंग कर रही हैं, ढकोसला कर रही हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि सिर्फ सिंपैथी फैक्टर वोट बटोरने के लिए ऐसा किया है उन्होंने। देखिए, मैं तो आज मैं खुल के कह रहा हूँ, आज तो चुनाव की गणना भी समाप्ति की ओर है। मैं आज खुल के कह रहा हूं, मैं ढोंग और ढकोसला जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ड्रामा जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था मेडिकल रिपोर्ट साझा करना चाहिए था, वाकई फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है ये मेडिकल रिपोर्ट ही बता सकता है। और कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं एक गुट दिखावा का तो है ही, ये हर कोई जानता है। ठीक है, वो पैतरा उनके पक्ष में चला गया, ये अलग विषय है। ठीक है, जयंतोदा, संबित जी बार बार कह रहे हैं कि 30% वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये जो 200 का आंकड़ा पार कर गई है टीएमसी, आपको लगता है जयंतोदा कि सिर्फ वो 30% की वजह से 200 का आंकड़ा पार कर गई और किसी का कोई योगदान नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि संबित जी का ये जो 30% वोट का कंसोलिडेशन का जो थ्योरी, मैं 100% एग्रीड,
लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ 30% से नहीं हो पाया। जैसे संबित जी भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट भी पूरा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, ये जो जैसे बाहरी का इशू, जैसे मोदी जी के दीदी इसको परसेप्शन, डिफरेंट परसेप्शन में ले जाना, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और विक्टिम स्टेटस जो आप भी बात कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब बोल रहे थे कि आदरणीय दीदी, मैं बहुत बार सुने हैं, लेकिन वो आदरणीय दीदी, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और वो बहुत सुनने के लिए भी बहुत लोग आते थे, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन और सोशल मीडिया में इसमें पीके का भी रोल है, जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको बीजेपी ने काउंटर नहीं कर पाया। और परसेप्शन का पॉलिटिक्स तो बीजेपी भी करते हैं। इस समय टीएमसी का भी परसेप्शन पॉलिटिक्स यही हुआ है कि देखो हमको अपमानित कर रहे हैं डॉटर ऑफ बंगाल को, एक महिला को, तो उसमें मुस्लिम वोट बैंक आ जाते हैं, उसमें आपके जो बंगाली वोट का जो प्रोविंशियलिज्म है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रैटेजी का ममता जी का भी सफलता है कि